हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू। राइट, यहां पर हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं प्रीवियसली हमने डिस्कस किए हैं। और अगर आपने उनमें से कोई भी वीडियो मिस करा है तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस का जो सिलेक्शन किया गया है वो बहुत ही स्टैंडर्ड, मतलब एक अलग ही लेवल पर किया गया है, जहां पर आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचता है जहां पर से आपका एमसीक्यू ना पूछा गया हो। आप सोच भी नहीं सकते वहां वहां से एमसीक्यूज बने हैं। तो फटाफट से जुड़ जाइए और जितने भी वीडियोस हैं सारे के सारे देखिए, ताकि आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। एफिशिएंसी इंप्रूव से याद आया कि हमने टेलीग्राम पर भी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जहां पर हम आपको क्विज दे रहे हैं और आप उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, ताकि आप ये चेक कर पाएं कि ऑन दैट गिवन टाइम पीरियड आप किसी भी क्वेश्चन को करने में आपको एस्टिमेट कितना टाइम लग रहा है ना। तो उसके बेसिस पर आप ये चेक कर पाएंगे कि हमें इस क्वेश्चन को इतना टाइम देना है, इस क्वेश्चन को इतना टाइम देना है, विच इज डेफिनेटली हेल्प्स यू टू प्रिपेयर अ टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। और वो हमारे लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन को ऑन एन एवरेज करने के लिए हमें 1 ही मिनट मिलने वाला है, तो ज्यादा टाइम तो मिलेगा नहीं। अब उसमें क्वेश्चन रीड आउट भी करना है, उसको सॉल्व भी करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो कब होगा? वो तब होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। और इसीलिए अधिगम मंत्रा पर आपको मिल रहा है 100+ एमसीक्यूज का बैच। 100+ एमसीक्यूज, जहां पर 60+ एमसीक्यूज जो हैं आप करते हैं यूट्यूब पर, और 40 एमसीक्यूज आप करते हैं टेलीग्राम पर, और वो भी जिसका आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो इससे बढ़िया बात और क्या ही हो सकती है। क्वेश्चंस आप प्रीवियस वीडियोस जो भी जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, एक अलग ही लेवल पर जो है प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है ना। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको डेली बेसिस पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और सारी सोशल मीडियाज के जो लिंक हैं वो अवेलेबल हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से तो जुड़ ही जाइए, ताकि आपको दोनों की ही क्या मिल सके, क्लासेस मिल सकें। तो जुड़ना मत भूलिए और फटाफट से जुड़ जाइए। क्यों? क्योंकि समय है कम और सिलेबस है ज्यादा, है ना। तो फटाफट से जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का एमसीक्यू ब्लास्टर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स। किस चीज के? बिजनेस स्टडीज के। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, किसका? वो भी इंटरनल ट्रेड। और एक सेकंड देना भाई, ये कनेक्ट रह गया, कनेक्ट कर लूं जरा इसको। एक सेकंड दे दो बस मुझे। चलिए साहब, ये आ गया हमारा इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए, इंटरनल ट्रेड तो फिर भी थोड़ा सा इसका जो मतलब एरिया थोड़ा सा जो है वो कम है, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस इसका तो जो स्कोप है, जो इसका एरिया है वो बहुत वाइड है यार, है ना। तो इसको ध्यान से करने की ज़रूरत है। तो आज थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा ना जल्दी स्पीड अप से काम करेंगे। आराम आराम से काम नहीं करना है, थोड़ा सा फुर्ती लेकर के आएंगे, ताकि जो हमारा एमसीक्यू है वो ऑन टाइम हो जाए, है ना। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है जो आपकी बिजनेस स्टडीज़ हैं, क्योंकि आपको अकाउंटेंसी में टाइम चाहिए। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, नेम द टैक्स विच कंबाइन ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। बताइए, ऐसा कौन सा टैक्स है जिसने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर दिया था, कंबाइन कर दिया था, जिसमें 17 तो आपके इनडायरेक्ट टैक्स थे और 23 सेस थे। इनको कंबाइंड करके एक क्या ला दिया गया, जीएसटी ले आए। ठीक है, अब मुझे यह बताइए कि जीएसटी जीएसटी लॉन्च कब हुआ था? बताइए, लॉन्च कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? लॉन्च कब हुआ और लॉन्च किसने किया? चलिए,
इन दो के आंसर फटाफट से कमेंट कर दीजिए, सीधा क्वेश्चन एमसीक्यू का। देखिए यहाँ पर जो हम एमसीक्यू करते हैं उसका पर्पस केवल इतना नहीं होता कि आपने देखा और आंसर देख लिया, काम खत्म। नहीं, यहाँ पर और नहीं मेरा ये पर्पस है आपको ये सब एमसीक्यू देने का कि बस खाली आपकी एक प्रिपरेशन हो जाए ऊपर ऊपर से। मेरे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनमें आपका केवल एक ही एमसीक्यू नहीं बल्कि और भी कई टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो जाए, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आपका बिल्कुल सॉर्ट आउट हो ही जाए, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इटिनरेंट्स रिटेलर्स। इटिनरेंट्स रिटेलर मतलब जो हमारे डेली बेसिस पर होते हैं, जिनका कोई एक फिक्स्ड शॉप नहीं होती है ना, जैसे सब्जी वाला हो गया, रेहड़ी वाला हो गया, है ना, समझ में आ रहे हैं, या मेले में आने वाले हो गए, या वीकली मार्केट वाले हो गए, इन सबको इटिनरेंट्स कहा जाता है, जिनका अपना खुद की दुकान नहीं होती है, खुद की एक जगह नहीं होती है। तो उसमें कौन कौन से शामिल नहीं है, नोट देखो मैंने नोट लगाया, हॉकर्स, चीप जैक्स, स्पेशलिटी शॉप और मार्केट ट्रेडर्स। तो इसका मतलब क्या है, स्पेशलिटी शॉप। अच्छा एक बात बताओ, स्पेशलिटी शॉप का मैं एक उदाहरण दे देता हूं, मेडिकल शॉप। जो मेडिकल शॉप होती है वो कैसी होती है, स्पेशलिटी शॉप होती है। या टॉयज शॉप, क्या टॉयज शॉप, वहां पर केवल आपको क्या मिलेंगे, टॉयज मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि इटिनरेंट्स के एक तो हॉकर्स, चीप जैक्स और मार्केट ट्रेडर्स, है ना, ये क्या होते हैं हमारे। हॉकर्स कौन होते हैं, जो चलते रहते हैं, है ना, जैसे आपके आसपास कोई भी पानी पूरी वाला है या टिक्की वाला है या चाउमीन बर्गर वाला, जो चलते रहते हैं, सब्जी वाले हैं, है ना, इनको क्या कहा गया, हॉकर्स कहा गया है। चीप जैक्स वो होते हैं जिनकी छोटी छोटी दुकानें होती हैं, और मतलब होता है ना जैसे कोई बस है या गाड़ी है वो उसके बेसिस पर कर लेते हैं। और मार्केट ट्रेडर्स जैसे कोई दुकान के आगे लगा लेते हैं, है ना, तो मार्केट ट्रेडर्स। तो कुल मिलाकर के इनका अपना कोई फिक्स शॉप नहीं होती है, ऐसे लोगों को इटिनरेंट्स कहा जाता है, और इसमें स्पेशलिटी शॉप इसका एक उदाहरण नहीं है ना। तो अब आपसे पूछे कि इनमें से बताइए इटिनरेंट्स रिटेलर कौन है, तो बता दोगे तुम आसानी से, है ना। जीएसटी इज चार्ज्ड ऑन, बताइए जीएसटी किस पर चार्ज किया जाता है, सप्लाई पर, ऑन सेल, ऑन रेवेन्यू या ऑल ऑफ दीज, बताइए। सारे कुछ आपको सेम सेम ही लग रहे होंगे, है ना, पर सेम सेम मत कर देना, सेम सेम मत कर देना। मेरे ज्यादातर नन ऑफ दीज और क्या कहते हैं ऑल ऑफ दीज तो कम ही होते हैं, खैर, है ना। चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, सप्लाई। जितना माल आपने सप्लाई किया उस पर आपका जीएसटी लगता है, ना कि जितना आपने सेल किया है या जितना आपको रेवेन्यू हुआ है। क्लियर है, ये बात ध्यान में रखेंगे। बाइंग, एक सेकेंड, द क्लॉक इज राउंड, हाँ, बाइंग राउंड द क्लॉक, बाइंग राउंड द क्लॉक, बाइंग राउंड द क्लॉक इज पॉसिबल एट रिटेल शॉप, वेंडिंग मशीन, डिपार्टमेंटल स्टोर या नॉन ऑफ द अबव, बताइए। बाइंग राउंड क्लॉक, जहां पर आप 24 आवर्स कभी भी शॉपिंग कर सकते हो, बताइए। रिटेल शॉप सही हो जाएगा ना, या वेंडिंग मशीन या डिपार्टमेंटल स्टोर, या इनमें से कोई नहीं। चलो एक तो हेल्प मैं आपकी कर देता हूं, लो कर दी। आपके कुछ जो क्वेश्चन है उसके सही होने की पॉसिबिलिटीज तो बढ़ गई एक एलिमिनेट होने के बाद। अच्छा चलो एक और कर देता हूं, अब बताओ, चलो एक और कर देता हूं, 100%, ठीक है ना। वेंडिंग मशीन ये मैंने बना रखा है, ये वेंडिंग मशीन है ना, ठीक है ना। चलिए ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, एवीएम, है ना। चलिए एटीएम की फुल फॉर्म बताओ जरा, एटीएम की फुल फॉर्म बताओ, और ये भी बताना कि सबसे पहला एटीएम किसने लगाया था। सबसे पहला एटीएम बताना जरा, देखते हैं कितनी जानकारी है। वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आने का, बट ये जनरली, लेकिन हाँ एटीएम का जो फुल फॉर्म है वो बन सकता है ना, तो उसको जरूर कर लेना। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल्स, इनमें से कौन सा जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन होता है, अध्यक्ष होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर या नन ऑफ द। जीएसटी की काउंसलिंग कौन करती है, फाइनेंस मिनिस्टर, और अभी के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन जी।
और एक कमीशन और होता है, दैट इज नीति आयोग। उसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। सेल थ्रो मेल इज कैरिड आउट बाय, मेल के थ्रू जो हम सेल करते हैं उनमें से कौन सा सही है? मेल ऑर्डर हाउस, डिपार्टमेंटल, चेन स्टोर या ऑल ऑफ दीज? बताइए विच वन विल बी द करेक्ट आंसर? मेल ऑर्डर हाउस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी कैन बी पेड थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस या ऑल ऑफ दीज? किसी के भी थ्रू आप जीएसटी पे कर सकते हो, तो आपके ऊपर है। डैश डील इज सिमिलर लाइन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड एंड ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड हैव आइडेंटिकल प्रोडक्ट एंड डिस्प्लेज? बताइए, चेन स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, बोथ या नन ऑफ दीज? सिमिलर लाइन, सिमिलर लाइन से याद रखना, किससे? सिमिलर लाइन से। जो सिमिलर लाइन जाती है वो किस पे जाती है? चेन स्टोर। किस पे जाती है? चेन स्टोर। डोमिनोज चेन स्टोर है, ठीक है, तो उसमें क्या मिलेगा आपको? बेवरेज, फूड्स और बेवरेज ही मिलेगा, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क आर बॉर्न बाय द रिटेलर्स? बताइए इनमें से कौन सा ऐसा रिस्क है जो रिटेलर्स के द्वारा बॉन्ड किया जाता है? तो आपको यह भी पता होना चाहिए। स्टोरेज, प्लेफरेज, ऑब्सोलेंस, ऑल ऑफ दीज? जाहिर सी बात है उसके पास रिस्क, स्टोरेज के लिए ज़्यादा जगह होती नहीं है ना। प्लेफरेज भी होता है, नुकसान होना किसी भी तरह का या ना बिकना। ऑब्सोलेंस, किसी भी माल का खराब हो जाना भी होता है। तो कुल मिलाकर के सभी इसको इनके रिस्क होते हैं, नुकसान किसी भी तरह से हो सकता है। फॉर व्हाट टाइप ऑफ गुड इज मेल ऑर्डर हाउस इज नॉट कंसिडर्ड सूटेबल? इनमें से कौन सी जो गुड्स है वो मेल ऑर्डर हाउस के लिए सूटेबल कंसिडर्ड नहीं की जा सकती? द गुड दैट इन्वॉल्व स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन, जिसका बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन है। द गुड्स दैट कैन बी डिस्क्राइब थ्रू पिक्चर, जिसको हम पिक्चर के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं। द गुड्स दैट कैन बी ग्रेडेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड, एंड द गुड्स दैट हैव रेडी डिमांड इन द मार्केट। बताइए कौन सा सही होगा? विच वन विल बी द करेक्ट आंसर? 10 क्वेश्चन चल रहे हैं और 12 मिनट हो गई हैं। ठीक है, सही चल रहा है, 1 मिनट में एक। बताइए, तो सेकंड विल बिकम द करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब क्या है कि मेल ऑर्डर हाउस में जो गुड्स डिलीवर किया जाता है या गुड्स एक्सचेंज किया जाता है, उसके 3 जो फीचर हैं वो कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा और तीसरा। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा फीचर है, तो आप इसको आसानी से आंसर कर सकते हो। समझ में आ रहा है एमसीक्यू का लेवल, कि आपकी प्रिपरेशन और आपके लिए तैयार किस तरीके से किया जा रहा है ना। तो इसीलिए वीडियो को फटाफट से शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। विच टाइप ऑफ बिजनेस एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल सप्लायर फॉर वेरियस टाइप ऑफ गुड्स? बताइए, यूनिवर्सल सप्लायर किसके होता है? रिटेल शॉप का क्या यूनिवर्सल सप्लायर होता है? आप एक बात बताओ, आपके आसपास कितनी सारी रिटेल शॉप्स होती हैं, क्या वो यूनिवर्सल लेवल पर, मतलब ग्लोबल लेवल पर मार्केटिंग करती हैं? क्या नहीं करती। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर के नीचे या घर के आसपास कोई कन्फेक्शनरी की दुकान होगी, कितनी फ्रेंचाइजी हैं भाई उसकी ऑल ओवर इंडिया में? तो आप कहोगे कि सर ऑल ओवर इंडिया में तो छोड़ो, आसपास एक भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या? रिटेल शॉप ऑनर तो नहीं होगा। हॉकर्स, उनका अपना जो उनका टाउन है, जो उनकी सिटी है, उनका वहां पर कोई ठिकाना नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर तो क्या ही होगा। वेंडर से कोई लेना देना नहीं है। डिपार्टमेंटल स्टोर, क्या डिपार्टमेंटल स्टोर्स या कोऑपरेटिव स्टोर्स? क्लियर है ना। चलिए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेलर और बायर? सेलर और बायर के बीच में कम्युनिकेशन करने वाला व्यक्ति कौन होता है? अब आप कहोगे सर एजेंट, तो बताओ कौन सा एजेंट होता है? मर्सेंटाइल एजेंट होता है, ब्रोकर होता है, कमीशन एजेंट होता है, रिटेलर होता है। तो सर रिटेलर और सेलर तो सेम हो गए, ये तो कट गया। अब सर एजेंट में भी ऐसे ऐसे टाइप होते हैं? बिल्कुल होते हैं साहब, बताओ कौन सा सही होगा?
मर्सेंटाइल, ब्रोकर, कमीशन एजेंट। करेक्ट आंसर जो होगा ब्रोकर होगा। क्या होगा? ब्रोकर। ब्रोकर और एजेंट में डिफरेंस होता है, कईयों को तो आज ही पता चला होगा ये। रिस्क ऑफ पेमेंट और बैड डेप्ट इज ओवरकम बाय विच मोड ऑफ पेमेंट इन मेल ऑर्डर ट्रेडिंग हाउस? बताइए। इलेक्ट्रॉनिक, बताइए। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी, आरटीजीएस या वीपीपी, वैल्यू पार्सल, सॉरी वैल्यू पेबल पार्सल, या डिमांड ड्राफ्ट, डीडी। तो डिमांड ड्राफ्ट से तो पेमेंट नहीं जाएगा, तो किसका पेमेंट का जो रिस्क होता है वो वैल्यू पेबल पार्सल का होता है। क्या होता है? वैल्यू पेबल पार्सल। और आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इसकी ही क्या, इन तीनों में से किसी की भी आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। चलिए, टैली शॉपिंग इज मोस्टली यूजफुल फॉर विच एज ग्रुप? टैली शॉपिंग किसके लिए ज्यादा सूटेबल है? यंगस्टर्स के लिए, उन्हें तो अमेजोन पसंद है। टोडलर्स के लिए, जो बच्चे होते हैं, जो छोटे शैशवावस्था होती है ना, मेच्योरिटी लेवल से पहले, जैसे 7 8 10 12 साल 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए, उन्हें तो कोई समझ ही नहीं होती। मैरिड कपल, मैरिड कपल वो तो मार्केट शॉपिंग जा करके करेंगे, घूमने का बहाना मिल जाएगा। ये तो होगा नहीं, वो टैली शॉपिंग घर में बैठ के क्यों करेंगे, वो बाहर जाएंगे। इसके बाद बचा डिसेबल्ड और एल्डरली, जो या तो चल फिर नहीं सकते या वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे बात करते हैं। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट टू इनकरेज डोमेस्टिक प्रोडक्शन आर नोन एज। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को मतलब जो घरेलू उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए इंपोर्ट, जो हमारा आयात, हाँ, जो हमारा आयात होता है उस पर कुछ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। उनमें उन क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन को, मात्रात्मक प्रतिबंधों को आप किस नाम से जानते हैं? भाई साहब हिंदी, तुम्हारे चक्कर में मुझे हिंदी आ जाएगी भाई, ये बात है। जो हिंदी वाले हो हैं, बढ़िया है, इसी को कहते हैं सीखना सिखाना, है ना। चलो बढ़िया है। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन बताइए। टैरिफ, सब्सिडी, कोटा, एम्बार्गो। दो तरह के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्वांटिटेटिव होता है और एक क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव होता है और एक क्वालिटेटिव होता है। अब क्वांटिटेटिव की बात कर रहा है तो क्वांटिटेटिव हमारा इसमें होता है कोटा। क्या होता है? कोटा। कोटा के अंदर क्या है कि आप रिजर्व कर लेते हो। क्या कर लेते हो? आप रिजर्व कर लेते हो कि इन आइटम्स का आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन करोगे, इनका आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो आपका कल हमने पढ़ा था, कल या परसों वाले में लिया था, तो आपने स्मॉल इंडस्ट्री जो थी, SSI जो थी, उसके लिए 836 जो गुड्स हैं उनको आपने क्या किया हुआ है, उनको आपने रिजर्व किया हुआ है कि इनका जो प्रोडक्शन होगा वो यहीं पर ही होगा। तो इस तरह से कोटा, कोटा वैसे भी समझ जाना। चलिए साहब, VPP ये लो आ गया आंसर, जिसको पता होगा वो दे देगा, वैल्यू पेबल पोस्ट। क्या? वैल्यू पेबल पोस्ट। चलिए, एक एजेंट इज अपॉइंटेड बाय, किसी भी एजेंट की नियुक्ति कौन करता है? प्रिंसिपल, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर या रिटेलर? बताइए। कहेंगे बच्चे सर सारे ही सही हैं, ऑल ऑफ द अबव हो सकता है क्या इसमें? तो मैं कहूंगा नहीं हो सकता। बताओ इनमें से कोई ऑल ऑफ द अबव भी हो जाएगा तो भी एक ही करना है, वो गलत हो जाएगा। बताओ भाई, एजेंट को कौन अपॉइंट करता है? झटका लगेगा, झटका। प्रिंसिपल। कौन? प्रिंसिपल। क्लियर है? समझ आ गया कहानी? समझ आ रहा है बेटे? प्रिंसिपल। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश वेयर इन वन रूफ गुड्स आर सोल्ड बाय मेकिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स कहां हैं? लड्डू क्वेश्चन है, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है सर, ऐसे ही आ जाए, मजा आ जाए। शॉप वेयर मैन्युफैक्चरर ऑल्सो सेल्स द गुड्स, ऐसी दुकानें जहां पर मैन्युफैक्चरर भी क्या बेच सकते हैं? अपना सामान बेच सकते हैं। तो ऐसी दुकानें कौन सी होती हैं? चेन शॉप, डिपार्टमेंटल शॉप, हॉकर्स या स्टॉल शॉप्स? बताइए। करेक्ट आंसर विल बी चेन शॉप्स, राइट। चलिए, जैसे लेंस कार्ट, समझ रहे हो? चलिए, विच इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर, इनमें से कौन सा डिपार्टमेंटल स्टोर का क्या करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, विशेषता नहीं है? करेक्टरिस्टिक्स, हाँ ठीक है, बताइए। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, सोल ट्रेड, अंडर वन रूफ, मल्टीपल मैनेजमेंट, बताइए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बोलो फटाफट से। मल्टीपल मैनेजमेंट, एक ही मैनेजमेंट होता है डिपार्टमेंटल में, एक ही मैनेजमेंट होता है, मल्टीपल नहीं होते। विच इज नॉट अ रिटेल शॉप, इनमें से कौन सा रिटेल शॉप नहीं है? जनरल स्टोर, स्ट्रीट शॉप्स, ओल्ड गुड्स या डिपार्टमेंटल शॉप्स? बताइए। जनरल स्टोर्स रिटेल शॉप्स हैं, स्ट्रीट शॉप्स भी रिटेल शॉप्स हैं, ओल्ड गुड्स वाली भी क्या है हमारी? रिटेल शॉप्स हैं। बस एक ही अब आपका बचता है, क्या? एक ही अब आपका बचता है, कौन सा? डिपार्टमेंटल स्टोर वाला। क्या बचता है? डिपार्टमेंटल स्टोर वाला, ठीक है। चलो, विच इज नॉट अ परमानेंट शॉप, इनमें से कौन सी परमानेंट शॉप नहीं है? सुपर बाजार, सुपर बाजार कभी भी परमानेंट शॉप नहीं होती है ना। चलिए, ये ध्यान में रखेंगे। डैश मीन्स सेलिंग द प्रोडक्ट्स एट अ प्राइस लेस देन ऑन गोइंग प्राइस इन द मार्केट। आप एक बात समझिए, ये एक बुक है, ठीक है। इस बुक का मार्केट प्राइस जो है MRP वो 478 है, लेकिन आप जो इसको बेच रहे हो वो आप इसे 217 में बेच रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एट अ प्राइस लेस देन ऑन गोइंग प्राइस इन द मार्केट, मार्केट के प्राइस से कम पर आप बेच रहे हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? कोटा, टैरिफ, सब्सिडी या डंपिंग। कोटा मैंने भी आपको बताया था, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशंस के लिए यूज किया जाता है। टैरिफ इंपोर्ट पर लगने वाला टैक्स होता है, तो ये दोनों तो गए। सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, ये भी गया। एक ही बचा डंपिंग, ठीक है। अगर आपको डंपिंग का मतलब नहीं भी पता है तो भी आप इसके बेसिस पर आसानी से कर सकते हो, ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? CII, FICCI, ICICI, ASSOCHAM, एसोचैम। बताइए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री में CII भी है, फिक्की भी है और एसोचैम भी है, बस ICIC नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ये एक बैंक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है? नॉट। अब इनके बारे में डिटेल ये रही है जो आपको दिख रही होगी। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, 1895 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है, 1927 में आया था।
एसोचेम जो है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है, 1920 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। सब दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? हटूं क्या? चलो हट जाता हूं 2 मिनट के लिए। ये लो, हट गया। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा। वापस आ गया मैं। चलिए साहब, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। द इंटरनेशनल ट्रेड, आपका इंटरनल ट्रेड खत्म हो गया था। इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन इज डैश इज लाइक अ वास्ट गेम ऑफ बैगर माय नीबर। पड़ोसी से सहायता मांगो भाई, पड़ोसी से सहायता मांगो। कब मांगोगे पड़ोसी के पास? एक बात बताओ। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक कहानी सुनो। ये एक घर है, ये एक दूसरा घर है, और ये एक तीसरा घर है। इन दोनों में बहुत अच्छे रिलेशन है, पारिवारिक संबंध हैं। इन दोनों में क्या है? इन दोनों में क्या है? इन दोनों में क्या है? बोलो बोलो बोलो, फटाफट से बोलो। इन दोनों में क्या है? पक्की वाली क्या है? दुश्मनी है। क्या है? दुश्मनी। रिवेंज लेना है। क्या लेना है? रिवेंज लेना है। पक्का वाला दुश्मनी है, ठीक है। तो पक्की वाली जब दुश्मनी है ना, पक्की वाली जब दुश्मनी है, तो इसका मतलब क्या है? अब मुझे एक बात बताओ, इनकी जब क्या हो जाए, आपस में लड़ाई हो जाए, वर्ल्ड वॉर हो जाए, इन दोनों के बीच में वॉर हो जाए, युद्ध हो जाए, तो ये किसके पास भागेंगे सबसे पहले? अपने पड़ोसी के पास। अच्छा जैसे सपोज करो बाहर से किसी ने इस पर आक्रमण कर दिया, तो ये किसके पास भागेगा? इसके पास भागेगा। इस पर भी आक्रमण कर दिया, अब ये दोनों किसके पास भागेंगे? इसके पास। तो समझ गए? नेबर वर्ल्ड वॉर में, है ना। चलो आ जाओ आगे। बस याद करने का तरीका है, बाकी तो लॉजिक तो तुम अपने आप लगा लो। स्ट्रीट ट्रेडर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, स्ट्रीट ट्रेडर्स को क्या कहा जाता है? हॉकर्स, मार्केट ट्रेडर्स, पेवमेंट ट्रेडर्स, या ऑल ऑफ दीज? बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। स्ट्रीट ट्रेडर्स की वहां पर बात चल रही है। स्ट्रीट ट्रेडर्स माने जो सड़क की पटरी होती है ना, पत्थर या सड़क पर बैठे रहते हैं ना बहुत सारे लोग, छोटी 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 क्वांटिटीज लेकर के, उन सबको देखा होगा आपने रास्ते में, वो सड़क पे बैठे रहते हैं। हॉकर्स तो सड़क पे नहीं बैठते, वो तो चलते रहते हैं। मार्केट ट्रेडर्स भी नहीं बैठते। पेवमेंट ट्रेडर्स, चलिए। स्पेंसर्स चेन्नई, बहुत सारे जो अगर मतलब लोग हैं अगर वहाँ के, दोनों वो गए भी हो गए। स्पेंसर्स चेन्नई, इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। तो ये पूछा गया कि स्पेंसर्स चेन्नई जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर है, चेन स्टोर है, रिटेल शॉप है, या नन ऑफ दीज है? बताइए। स्पेंसर्स चेन्नई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? बोलो फटाफट से, करो कमेंट जरा। अच्छा जो गए हैं वो तो देख लो, वो तो कमेंट कर दो। स्पेंसर्स चेन्नई इज एन एग्जांपल ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो टॉपिक है वो कुछ भी पूछ सकता है, समझ आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड अ फूड चेन? इन दोनों में क्या अंतर होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर और फूड चेन में? जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, वेयर एज चेन स्टोर्स प्रोवाइड स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। Departmental stores provide maximum service to their customers, whereas chain stores provide very limited services. Departmental stores have certain flexibility in respect of the line of goods marketed, whereas chain stores do not have such flexibility. या all of the above. जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो बहुत तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं, जबकि चेन स्टोर में कुछ स्पेसिफिक होते हैं। जैसे अगर आप
डोमिनोज जाएंगे तो आपको वहाँ पे ईटेबल बेवरेजेस वगैरह यही सारी चीज़ें मिलेंगी, है ना। या जैसे आप रेबॉक के शोरूम में चले जाओ तो वहाँ पर आपको शूज़, बेल्ट, क्लॉथ्स, यही सारी चीज़ें मिलेंगी, है ना। सारी चीज़ें नहीं मिल सकती है ना वहाँ पर। अच्छा, पहला तो ये हो गया, डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रोवाइड मैक्सिमम सर्विस। जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो चेन स्टोर्स होते हैं वो उतनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते, करते हैं बट उतनी नहीं करते। डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो है उनकी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है लाइन ऑफ गुड्स में, है ना, जबकि इनकी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, या इनमें से सभी। देखिए यहां पर मैंने आपको सभी के लिए दिया है, रीजन इज दैट ताकि आपको पता चल, आप केवल एक ही डिफरेंस में क्यों रहो कि भाई ये पर्टिकुलर डिफरेंस है, आपको सारे डिफरेंसेस पता होने चाहिए। अब इनके बेसिस पर आप इतना तो आइडिया लगा सकते हो ना कि हमारा कौन सा जो है ऑप्शन वो सही जाना चाहिए। बोलो हाँ या ना। क्लियर है ना भाई ये वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ेंगे। जनरली चेन स्टोर्स मेक ट्रांजेक्शन ऑन। जो चेन स्टोर्स होते हैं जनरली वो ट्रांजेक्शन किस में करते हैं, बैंक्स, कैश, यूपीआई या नन ऑफ दीज, बताइए। चेन स्टोर्स कैश। देखिए आप कितना भी अपग्रेड हो जाइए लेकिन इंडिया में अभी मैक्सिमम जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो कैश बेसिस पर ही होती हैं, है ना। चलिए, विच वन इज नॉट द टैक्स स्लैब ऑफ जीएसटी। जीएसटी का टैक्स स्लैब है 5% है, 14% है, 18% है, 28% है, इनमें से एक कौन सा नहीं है, 14%। ठीक, चलिए आगे। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इटिनरेंट्स रिटेलर्स आर देयर। तीन तो हमने पढ़े ही थे पीछे, तीन तो हमने पढ़े ही थे, तो ये तो कट गए, एक और दो तो हो नहीं सकते। अब बचे या तो तीन या चार। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, चार के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिक्स्ड शॉप स्मॉल रिटेलर्स। इनमें से कौन से फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर्स, फिक्स्ड शॉप स्मॉल रिटेलर्स, बताइए। इंटिनरेंट रिटेलर, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एंट्री डज नॉट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर गिव द राइट टू यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज पेटेंट और ट्रेडमार्क टू अ मैन्युफैक्चरर इन अ फॉरेन कंट्री फॉर अ फी। जैसे इसको हिंदी में समझिए, मैंने क्या किया, मैंने अपना जो पेटेंट है, मेरा जो ट्रेडमार्क है, वो मैंने कि फॉरेन कंट्री में किसी एक व्यक्ति को यूज करने के लिए दे दिया, और उसके बदले मैं उससे क्या लेता हूँ, फीस लेता हूँ। क्या लेता हूँ उसके बदले, उससे मैं फीस लेता हूँ, ठीक है ना। तो उसको आप किस कैटेगरी में रखोगे, लाइसेंसिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जॉइंट वेंचर या नन ऑफ दीज, बताइए। जब भी आप फीस की बात करोगे, हालांकि दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है लाइसेंसिंग और एक होती है फ्रेंचाइजी। दोनों के ही अगेंस्ट क्या लिया जाता है, क्या लिया जाता है, दोनों के ही अगेंस्ट फीस लिया जाता है, क्या लिया जाता है। लेकिन लेकिन लाइसेंसिंग में क्या होता है, लाइसेंसिंग में आप केवल नाम देते हो, जबकि जबकि जो फ्रेंचाइजी होती है उसमें आप सारी की सारी चीज़ें देते हो, नाम भी, अपनी गुडविल भी, अपना, मतलब आप बेच नहीं रहे हो लेकिन वो इन चीज़ों का एडवांटेज लेगा। क्लियर है बात। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अमॉन्ग्स्ट इंडियाज मेजर एक्सपोर्ट पार्टनर। इनमें से इंडिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली जो मतलब इंडिया जो है, इनमें से किसको सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, यूएसए, यूएई, चाइना और बांग्लादेश, बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, बोलिए फटाफट से आंसर कीजिए। करेक्ट आंसर होगा, ये पहला नंबर है, ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है और ये चौथे नंबर पर है, ठीक है। ये टॉप 4 एक्सपोर्ट पार्टनर्स हैं इंडिया के, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ए के साथ।
मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया में किन का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है? इंजीनियर गुड्स, पेट्रोलियम, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल। बताइए। करेक्ट आंसर जाएगा इंजीनियर गुड्स के साथ। सेम कहानी यहां पर मैंने अप्लाई की है 1 2 3 और 4, ताकि आपको इजीली याद हो सके। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट नोन एज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल? इनमें से कौन सा देखिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर के ना कुछ प्रोसीजर्स हैं, और उन प्रोसीजर्स से रिलेटेड दो क्वेश्चन आपके निश्चित बनने ही बनने हैं, तो ये आप जरूर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट नॉन एज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल? मेट्स रिसिप्ट, परफॉर्मा इनवॉइस, बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल ऑफ लेडिंग? बताइए। जब भी हम एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन चला जाता है बिल ऑफ लेडिंग पर। किस पर चला जाता है? बिल ऑफ लेडिंग। चलिए आगे। व्हाइट कलर बिल ऑफ एंट्री इज फॉर, है ना, जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें कुछ कलर स्टेरियोटाइप्स के जो होते हैं ना, मतलब कलर स्कीम्स होती हैं कुछ। ठीक है। तो उसमें व्हाइट कलर बिल इज ऑफ एंट्री इज फॉर, बताइए, वेयर हाउस के लिए, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, होम कंजम्पशन या नन ऑफ दीज? बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो होम कंजम्पशन के लिए जाएगा। ये ध्यान में रखें, व्हाइट कलर मतलब, ठीक है, होम कंजम्पशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इशूड मेट्स रिसिप्ट? मैंने आपको बताया ना, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो इसलिए कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने कोशिश की है कि जो जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक से क्वेश्चन तो एटलीस्ट मैं बना ही दूँ, ताकि आपकी नॉलेज में पता चल जाए, है ना, आपकी नॉलेज में आ जाए वो चीज़। तो क्वेश्चन है हमारा, हु इशूड मेट्स रिसिप्ट? मेट्स रिसिप्ट को कौन इशू करता है? शिपिंग कंपनी, कस्टम अथॉरिटी, पोर्ट सुपरवाइजर और कैप्टन ऑफ शिप? बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा? मेट रिसिप्ट को हमेशा शिप का जो कैप्टन होता है वही इशू करता है। क्लियर है बात ये वाली? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट कौन देता है? लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है बताइएगा किसी को? लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जब आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो। जैसे सपोज करो मुझे यूएसए से कुछ माल मंगाना है। क्या मंगाना है? यूएसए से कुछ माल मंगाना है। अब क्या वो मुझे ऐसी ऑर्डर पर माल बेच देगा? नहीं। तो वो क्या कहेगा मेरे से कि आप अपने बैंक से एक लेटर इशू कराइए, ताकि वो गारंटी ले सकें कि आप जेन्युइन हैं, और अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए तो हमारा पेमेंट आपके बैंक को करना पड़ेगा, और उसी को क्या कहा जाता है? लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा बैंकर्स ऑफ इंपोर्टर। आइए नेक्स्ट के साथ चलते हैं। आईईसी, आईईसी का मतलब क्या होता है? सॉरी, हाँ, एक तो ये बताओ आईईसी का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म बताओ, और ये किसके द्वारा इशू की जाती है? सही पूछ रहा था। आईईसी जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है और ये किसके द्वारा इशू की जाती है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, फॉरेन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या चैम्बर ऑफ कॉमर्स? बताइए। व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा वो मुझे बताइए कमेंट करके। WTO कब स्टैब्लिश हुआ था? जुलाई 1 1995, जनवरी 1 1995, अप्रैल 1 1995 या नॉन ऑफ दीज? बाकी तो सारी चीजें सेम है। अगर आपको मंथ याद है तो भाई आपका ऑप्शन चला जाएगा जुलाई में, है ना। मुझे तो ये इसलिए याद रहता है क्योंकि मेरा बर्थ मंथ है ना। चलो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ये रहा। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, कोई इशू नहीं है। बाकी तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। बाकी तो इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है भाई। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और 1 जनवरी 1990, एक सेकेंड, ऑफिशियली कमेंस्ड कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को ऑफिशियली कमेंस्ड जो हुआ था, है ना। और बाकी जो इस्टेब्लिश्ड था वो ठीक है ना। और बाकी तो हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये 3 इंफॉर्मेशन है जो आपको जानकारी में रखनी है। नेक्स्ट आ जाओ।
हु प्रिपेयर्स इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्टो व्हेन गुड्स अराइव एट इम्पोर्टर कंट्री। जब भी आयात करने वाले देश, है ना, कि यहां पर गुड्स अराइव होती हैं, तो उस समय इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्टो कौन तैयार करता है? शिप का कैप्टन, डॉक ऑफिसर, इंपोर्टर, या नन ऑफ दीज? डॉक ऑफिसर। कौन करता है? डॉक ऑफिसर। हु प्रोवाइड्स सब्सिडीज एंड बेनिफिट्स टू एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर को कौन बेनिफिट प्रोवाइड कराता है? आईईसी। ये भी मैंने इसकी स्पेलिंग फुल फॉर्म पीछे भी पूछी थी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, या आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप कोड, या रजिस्ट्रेशन ऑफ ओरिजिन, या इनमें से कोई भी नहीं? बताइए सही आंसर क्या है? हु प्रोवाइड सब्सिडीज एंड बेनिफिट्स टू एक्सपोर्टर? आरसीएमसी। आरसीएमसी जो है वो प्रोवाइड कराती है। और अगर यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री भी, आरबीआई भी आ जाती है ना, तो भी वो गलत हो जाता। ठीक है ना, बात समझ आ रहे हैं? क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं भाई, बताना जरा एक बार। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ बिल ऑफ एंट्री फॉर कीपिंग गुड्स इन वेयर हाउस इज। वेयर हाउस में जब हम गुड्स को रखते हैं तो उस वक्त जो बिल ऑफ एंट्री बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? व्हाइट कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर और रेड कलर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा येलो कलर। क्या हो जाएगा? येलो कलर। ठीक है ना। देखो यहां पर आ गया आपका ये, एक बार आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, मैं हो जाता हूं गायब। मैं हो जाता हूं गायब, आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट और मुझे दो 30 सेकेंड। ठीक है। हाँ भाई बच्चों, हाजिर हैं वापस से आपके बीच में। आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45। बिल ऑफ लेडिंग इज इशूड बाय। बिल ऑफ लेडिंग जो होता है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कैप्टन ऑफ शिप, शिपिंग कंपनी, एक्सपोर्ट काउंसिल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? मेरे लिए जो करेक्ट आंसर जाएगा वो शिपिंग कंपनी जाएगा। बिल ऑफ लेडिंग कौन तैयार करता है? शिपिंग कंपनी। द डॉक्यूमेंट ऑब्टेनिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग। ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका प्राइस, क्वालिटी, साइज, वेट, शेप, प्रोडक्ट की हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, विच द एक्सपोर्टर कैन सप्लाई। जो एक्सपोर्टर सप्लाई कर रहा है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है परफॉर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, बोथ या नन ऑफ दीज। बताइए आपका सही आंसर क्या होगा? मेरा जो सही आंसर है वो है ए, परफॉर्मा इनवॉइस। तो यही हमारे लिए सही होगा और ये हो जाएंगे गलत। 47 के लिए, द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द सुपरिटेंडेंट टू द स्टाफ एट द गेट ऑफ द पोर्ट टू परमिट द एंट्री ऑफ कार्गो इनसाइड द डॉक इज कॉल्ड। जब हम ट्रेड करते हैं, मतलब इंपोर्टर एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, तो जो सुपरिटेंडेंट स्टाफ का जो सुपरिटेंडेंट होता है उसके द्वारा जो एक इंस्ट्रक्शन जारी किया जाता है ना, क्या किया जाता है? इंस्ट्रक्शन जारी किया जाता है। किसको इंस्ट्रक्शन जारी किया जाता है? जो पोर्ट है जहां पर कोई भी जहाज आने वाला है, ठीक है ना, उसके गेट पर जो स्टाफ लगा हुआ है उसको वो इंस्ट्रक्शन जारी किया जाता है। क्या इंस्ट्रक्शन जारी किया जाता है? कि भाई जो कार्गो आ रहा है डॉक में, है ना, उसको क्या कर दो? अलाउ कर दो, आने दो, उसको रोकना नहीं है।
बात समझ में आ रही? मतलब कुल मिलाकर के ये है कि एक गाड़ी है, गाड़ी को कहीं पर एंट्री दिलानी है, उसको लेकर के आपने क्या किया, आपने उसकी परमिशन ले रखी है, तो आपने उनसे इंस्ट्रक्शन दिलवा दिया कि भाई इस गाड़ी को कोई रोकेगा नहीं, इस गाड़ी को ऐसे ही जाने दो। तो जब ये वाली बात आती है तो उस इंस्ट्रक्शन जो इशू किए जाते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है? वो जो डॉक होता है उसको क्या कहा जाता है? मेट रिसीप्ट, बिल ऑफ एंट्री, कार्टिंग ऑर्डर या नन ऑफ दिस। देखो बिल ऑफ एंट्री मत कर देना, गलत हो जाएगा। मेट रिसीप्ट से कोई लेना देना नहीं है। कार्टिंग ऑर्डर क्या है मेरे बच्चे? कार्टिंग ऑर्डर। चलिए, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन इज नॉट कंपल्सरी फॉर एक्सपोर्ट हाउस, 100% EOU या स्टार ट्रेडिंग हाउस या ऑल ऑफ दीज। देखिए, इनमें से किसी के लिए भी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू फुलफिलमेंट ऑफ द कस्टम्स फॉर्मेलिटीज? बताइए, इनमें से किस डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट कस्टम फॉर्मेलिटीज से रिलेटेड नहीं होता? शिपिंग बिल, एक्सपोर्ट लाइसेंस, लेटर ऑफ इंश्योरेंस या परफॉर्मा इनवॉइस? एक्सपोर्ट लाइसेंस। जब भी आप माल को बेचते हो, है ना, ये और आपका माल जब जा रहा होता है तो आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस दिखाने की जरूरत नहीं होती है, तो पहले ही ले लिया जाता है, तभी आप एक्सपोर्ट करवाते हो। तो अब यहां तक आपके हो गए 50 क्वेश्चन सही। कितने हो गए हैं? 50 क्वेश्चंस हो गए हैं। 20 क्वेश्चंस और बचे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। अब मुझे आप ये बताइए कि इन 50 में से आपके क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं, है ना? और अगर सेशन मजेदार लग रहा है कि क्वेश्चंस का अपना एक लेवल है और आपको चीजें क्लियर हो रही है, तो फटाफट से भाई लाइक कर दो। कंजूसी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो एक एक लाइक करते रहो, वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ कितने सही हुए हैं, और जो भी आप कर सकते हो शेयर वगैरह जो भी है करो फटाफट। सब्सक्राइबर्स बढ़ जाने चाहिए, कैसे बढ़ेंगे वो तुम देख लो यार। चलो, अ रिसिप्ट इशूड बाय कमांडिंग ऑफिसर टू द शिप। शिप के कमांडिंग ऑफिसर से, जो कमांडिंग ऑफिसर है उसके द्वारा एक रिसिप्ट इशू की जाती है। कब? व्हेन द कार्गो इज लोडेड ऑन द शिप। जब कार्गो को, माल को शिप पर लोड कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मेट रिसिप्ट। क्या कहा जाता है उसे? मेट रिसिप्ट। क्लियर है ये वाली बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। शिपिंग बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपोर्टर इन ऑर्डर टू। शिपिंग बिल जो है वो प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा? एक्सपोर्टर के द्वारा। क्यों? रिजर्व स्पेस इन द शिप, to get the cargo is physically moved into a port area, obtain the custom clearance या to get the port dues cleared। बताइए, शिपिंग बिल क्यों प्रिपेयर किया जाता है? ताकि आप कस्टम क्लियरेंस करा सको। क्या करा सको? आप कस्टम क्लियरेंस करा सको। ठीक है, नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट विच इज इश्यूड व्हेन द ड्रॉअर इंस्ट्रक्ट द बैंक टू हैंड ओवर द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट टू द इंपोर्टर ओनली अगेंस्ट पेमेंट। आपको ऐसे डॉक्यूमेंट का नाम बताना है जो इशू किया जाता है जब, है ना, व्हेन द ड्रॉअर इंस्ट्रक्ट द बैंक, है ना, जो ड्रॉअर है वो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है टू हैंड ओवर द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, की अपने आप डॉक्यूमेंट्स को क्या कर दो? हैंड ओवर कर दो। किसको? इंपोर्टर को। किसके अगेंस्ट? पेमेंट के अगेंस्ट। तो वो जो डॉक्यूमेंट है उसको किस नाम का, क्या नाम दिया जाता है? सिंगल ड्राफ्ट, अनसेंस ड्राफ्ट, डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज या नन ऑफ दिस। चलो ये दोनों उड़ा देता हूं, बचे दो। बताइए इन दो में से सही ऑप्शन क्या होगा? सिंगल ड्राफ्ट, सॉरी साइट ड्राफ्ट। क्या? साइट ड्राफ्ट। नेक्स्ट, विच ट्रेड थ्योरी होल्ड्स द नेशंस can increase their economic well-being by specialization in the production of goods they produce more effectively than anyone else। किस ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत जो राष्ट्र होते हैं वो अपनी इकोनॉमिक वेलबींग, अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। किसके थ्रू? बाय स्पेशलाइजेशन। किसके थ्रू? बाय स्पेशलाइजेशन। किसमें स्पेशलाइजेशन?
जो गुड्स हैं उनके प्रोडक्शन के लिए और उनकी और ज्यादा एफिशिएंसी को लेकर के। तो इसको क्या कहा गया है, कौन सी थ्योरी है ये? द इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, या द फैक्टर ऑफ एंडोमेंट थ्योरी, या द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज? बताइए। करेक्ट आंसर विल बिकम द एब्सोल्यूट एडवांटेज। क्या? एब्सोल्यूट एडवांटेज। ठीक है ना। अगर स्पेशलाइजेशन है तो आपको उस काम को कर लेना चाहिए और उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर लेना चाहिए, फिर वहां पर आपको नहीं रुकना चाहिए। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। डैश इज अ फिक्स्ड परसेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द ट्रेडेड कमोडिटी। बताइए इनमें से कौन सा फिक्स्ड परसेंट होता है जब आपकी कमोडिटी जो है वो ट्रेड कर रही होती है? बताइए। एंटी डंपिंग ड्यूटी, स्पेसिफिक टैरिफ, एड वॉल्यूमिनर जिसको कहा जाता है अकॉर्डिंग टू वैल्यूज, ये लैटिन वर्ड है, टैरिफ और अ कंपाउंड टैरिफ, सॉरी। बताइए। एड वैलोरम टैरिफ, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? फिक्स्ड रेट। क्या? फिक्स्ड रेट। चलिए नेक्स्ट। डैश इज द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी है? कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, प्रोडक्ट लाइफ थ्योरी, या मर्सेंटालिज्म थ्योरी? सबसे पुरानी थ्योरी जो है वो आपकी मर्सेंटालिज्म थ्योरी है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट 57 आपके सामने। डैश इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट एग्रीज टू एबॉलिश ऑल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड बैरियर्स। बताइए। जहां पर किसी भी तरह का कोई भी बैरियर, कोई भी जो टैरिफ है वो काम नहीं करता है और कोई भी देश, मतलब वो सभी देश जो है वो आपस में एक दूसरे को इजीली बिना किसी रूल्स रेगुलेशन टैरिफ वगैरह के माल क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं और वहां से खरीद सकते हैं। इसको कहा जाता है फ्री ट्रेड एरिया। क्या कहा जाता है बेटा इसको? फ्री ट्रेड एरिया। नेफ्टा, नेफ्टा की फुल फॉर्म क्या है बता देता हूं। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके बारे में पढ़िएगा एक बार। ये जितने भी आ रहे हैं सबके बारे में पढ़ना है। आफ्ता, AFTA, एशियन फ्री ट्रेड एरिया, अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ये एग्रीमेंट फॉर फ्री ट्रेड एरिया। बताइए क्या ऑप्शन का? एशियन फ्री ट्रेड एरिया विल बिकम द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ ट्रेड टू GDP वाज हाई डैश इन 1913। सबसे ज्यादा थी, कितनी थी? 22.1। अच्छा, कहीं जगह पर ना आपको ये 25% भी मिल जाएगा तो वो कोई टेंशन मत लेना, बाकी है 22.1 ही। ठीक है ना। चलिए, सार्क का फुल फॉर्म क्या है? इसके बारे में भी आपको पढ़ना है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है और हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है। सार्क के बारे में अगर हम बात करेंगे तो साउथ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, या साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो ए का ही मतलब बेटर है, तो अमेरिकन है, अफ्रीकन है, या एशियन है, या एशियन है? बताइए। मेरे लिए करेक्ट आंसर जाएगा एशियन वाला। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया एशियन। फुल फॉर्म क्या है? द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अमेरिकन नेशन, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, द एग्रीमेंट ऑफ साउथ ईस्ट अमेरिका नेशन, या द ग्रेटेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्लियर है ना। तो यही आपका क्या बनेगा बेटा? यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकटाड, UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और टैरिफ एंड ड्यूटीज, यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट्स, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन काउंसिल ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, टैरिफ एंड डेवलपमेंट, सॉरी।
बताइए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। मार्केट वेयर इन एक्सचेंज रेट सेल एंड बाय एंड वन पर्सन रिजॉल्व ऑन इज कॉल्ड द, बताइए इसको कौन रिजॉल्व करता है? इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, या नन ऑफ दिस? फॉरेन एक्सचेंज, है ना। जैसे इंडिया में एबीसी रेगुलेट करता है, ऐसी फॉरेन में कौन करता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। चलिए आगे बढ़ता। सेकेंड लास्ट, द वर्ड यूरो एक्सचेंज रेट रेफर्स टू, यूरो एक्सचेंज रेट किसको रेफर करता है? द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन एन इंटरनेशनल वन, द कंट्रीज दैट यूज्ड द यूरो एज अ मनी, नहीं। द एक्सचेंज मार्केट वेयर द यूरो इज ट्रेडेड फॉर द अदर कंट्रीज, नहीं। तो दो बचे, द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज एन इंटरनेशनल मार्केट, या द मार्केट वेयर द बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑफ करेंसीज टेक प्लेस आउटसाइड द कंट्री अराइजेज। यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन, फ्रैंको जो वर्ड है उसमें इन्वॉल्व क्या होता है? फ्रैंको किसको कहा जाता है? ऑल कॉस्ट अप टू पुटिंग द गुड्स एट द डोर ऑफ द बायर, सभी जितनी भी कॉमोडिटीज है उनको जो खरीदा गया उन्हें जो ग्राहक है उसके दरवाजे तक रख देना में जितनी भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ऑल द कॉस्ट अप टू रेलवे स्टेशन तक की, रेलवे वैगन्स तक की, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर जो जाएगा वो ये जाएगा। और इसके बाद आप वीडियो को क्या कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को भी शेयर कर दीजिए, और जो भी व्यक्ति अधिगम मंत्रा से नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाए। तो प्रिपरेशन बड़े अच्छे से तरीके से करनी है ना। प्रिपरेशन कैसे करनी है? बड़े अच्छे तरीके से करनी है। क्लियर है ना ये वाली बात? तो इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। और बाकी अगर आपको कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो आप मेरे जो वेरियस, आप चाहे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, और मतलब जो भी आप चाहें, जहाँ पे से भी आप चाहें वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेन मोटिव क्या है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इस बार केवीएस पार करना है। तो इस बार आपका जो केवीएस है वो क्वालिफाई हो जाना चाहिए। मेरी बस इतनी सी ही ख्वाहिश है। प्रिपरेशन आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, और ऐसा नहीं है कि समय कम है तो प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। अब अगर ये सोचो, इन सब क्वेश्चंस को फॉर्म करने में, है ना, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, तो जो लास्ट की ऑर्गेनाइजेशन थी जिनकी मैंने फुल फॉर्म लिखी थी, मैं उनके बारे में आपको कुछ बता नहीं पाया। तो आप एक बार उनको देख लेना, ठीक है। और बाकी तो यार इन क्वेश्चंस को बनाने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग रही है ना। तो आप भी अपने अकॉर्डिंगली क्या कीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंगली ही मेहनत कीजिए, ताकि आपका क्वालिफिकेशन इस बार बिल्कुल केवीएस क्वालिफाई हो जाए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है अभी। क्लियर है? बाकी तो अगर कहीं भी कोई भी इशू आता है तो आप जुड़िए हमारे साथ, ठीक है। और टेलीग्राम पर क्विज के लिए भी जुड़ा कीजिए, ठीक है। तो इसके बाद 8 बजे जो है वो क्विज होगा, तो वहाँ पर आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। लिंक सभी के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बस अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और भी कुछ एमसीक्यूज, ठीक है। जय हिंद।